तो आज मैं बात करूंगा, अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो कितनी रैप रेंज में आपको ट्रेन करना चाहिए और क्या आपका लोड रहना चाहिए। क्या आपको हल्के वेट से ट्रेन करना चाहिए या आपको हैवी वेट से ट्रेन करना चाहिए, या फिर रैप रेंज कितनी रहनी चाहिए। क्या वो 15 से 20 की होनी चाहिए या 8 से 10 की होनी चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के जवाब आपको वीडियो के लास्ट होते होते मिल जाएंगे, और मैं अपने अकॉर्डिंगली आपको हर एक बॉडी पार्ट के और कोशिश करूंगा हर एक मूवमेंट के हिसाब से ये समझा पाऊँ कि आपको कितनी कितनी रेप रेंज किस में परफॉर्म करनी चाहिए, और आपके लिए क्या बेटर रहेगा अगर आप एक अच्छी फिजिक बिल्ड करना चाहते हैं। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट आप इसको पूरा और ध्यान से सुनिएगा। रिसर्च है वो क्या कहती है, तो इस सेम टॉपिक के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। जैसे कि अगर हम हैवी वेट पे ट्रेन करते हैं या लाइट वेट पे ट्रेन करते हैं, या हायर रैप रेंज या लोअर रैप रेंज, जो कि सेम ही बात है कि जैसे मैं हैवी वेट से कम रैप लगा सकता हूँ और लाइट वेट से ज्यादा रैप लगा सकता हूँ, तो ये दोनों बातें सेम ही है। तो इतनी भी रिसर्च हुई और उनमें जो रिजल्ट निकल के आया उनका कंक्लूजन ये था कि अगर हम 5 से लेके 30 की रैप रेंज के बीच में ट्रेन करते हैं तो हमें लगभग सेम लेवल की हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 100 किलो आपका वन रैप मैक्स है, यानी कि आप 100 किलो की बेंच प्रेस लगा सकते हैं, तो अगर आप 35 किलो से लगाएं या फिर 80-85 किलो से लगाएं, तो आप 80-85 किलो के 5 से 6 रैप परफॉर्म कर पाए, या आप 35 से 40 किलो के 30 से 40 रैप परफॉर्म कर पाए, तो आपको सेम लेवल का हाइपरट्रोफी का रिजल्ट देखने को मिलेगा, जैसा कि ये कई सारी रिसर्च में पाया गया। बट अगर आप 5 से नीचे की रैप रेंज पे जाते हैं या फिर 30 या 40 से ऊपर की रैप रेंज पे जाते हैं, तो जो रिजल्ट है वो मैच नहीं करते, यानी कि तब हाइपरट्रोफी में एक डिफरेंस आ जाता है। तो जो कंक्लूड करी गई रैप रेंज वो ये कि अगर आप 5 से 30 की रैप रेंज में ट्रेन करेंगे तो आपको एक बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा मसल ग्रोथ में। मसल फाइबर एक्टिवेशन की वजह से या फिर मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट अगर हम कहें, उसकी वजह से होता है। हमारे जो रैप्स होते हैं जिन्हें हम इफेक्टिव रैप्स कहते हैं, वो अगर लास्ट तक हम फेलियर तक जाते हैं, तो जो मसल फाइबर का एक्टिवेशन होता है जिसमें सेम लेवल की हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है। तो ये रीजन है कि अगर हम 5 से 30 की रैप रेंज के बीच में कहीं भी ट्रेन करें तो हमें सेम लेवल की हाइपरट्रोफी देखने को मिली, क्योंकि हमारा एफर्ट लेवल जो था वो मैच करता हुआ था सभी में फेलियर तक। आपको लग रहा होगा कि आप 5 से 30 की रैप रेंज के बीच में कैसे भी ट्रेन कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास और भी डेटा है जिससे के थ्रू ये पता लगता है कि अगर हम हायर रैप रेंज में ट्रेन करते हैं तो हमारी बॉडी में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम फटीग होता है वो ज्यादा क्रिएट होता है, और वो हमारी परफॉर्मेंस को आगे चल के हैम्पर करने लगेगा। क्योंकि वो आगे चल के अगर वो फटीग ओवरलैप करने लगा तो हमारी परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके ड्रॉप होने लगेगी, और हम हाइपरट्रोफी या फिर जो स्ट्रेंथ गेन है वो भी नहीं देख पाएंगे। मतलब हमारी ओवरऑल जो रिकवरी होगी वो ठीक से नहीं हो पाएगी। अब इसी चीज को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है अपनी वॉल्यूम वाली वीडियो में, आप चाहें तो उसे भी जाके देख सकते हैं। तो फिर अब हमें अपनी ट्रेनिंग किस हिसाब से प्लान करनी चाहिए, अब मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। तो अलग अलग मसल ग्रुप में अलग अलग तरीके का फोर्स प्रोडक्शन होता है, अलग अलग लेवल की मसल एंगेजमेंट होती है कि किसी में कंपाउंड मूवमेंट है तो उसमें ज्यादा मसल एंगेज है, किसी में कम है, तो उसके थ्रू हमें अपनी ट्रेनिंग प्लान करनी पड़ेगी अकॉर्डिंगली। तो मैं बात करता हूँ कि मैं अपनी ट्रेनिंग कैसे करता हूँ, या उसी के अकॉर्डिंग आप भी अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो अगर आप इस चीज को ठीक से इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने चेस्ट मसल ग्रुप के बारे में, जिसमें कि अगर हम कोई भी प्रेसिंग मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, चाहे वो मशीन पे हो या डंबल पे हो, तो हमें उसको 8 से 12 की रेप रेंज में ट्रेन करना है। अब हम चाहें तो अगर हमारा स्किल सेट बेटर है, आप पहले से ट्रेनिंग करते आ रहे हैं, तो आप 6 से 12 की रेप रेंज भी रख सकते हैं। बट मोस्टली मैं अपने लिए 8 से 12 की रेप रेंज रखता हूँ। अब आपने 3 सेट लगाए और आपको 12 रेप सब पे ही मिल गए, तो आप उस वेट को इंक्रीज कर दीजिए और इतना इंक्रीज करिए कि आपके रेप रेंज 8 से नीचे ना जाए। तो ये बात होगी हमारी प्रेसिंग मूवमेंट की चेस्ट की। अब आते हैं हम अपनी आइसोलेशन की तरफ। जैसे कि हमारी बैक डेक है और केबल क्रॉसओवर है। अब अगर हम कोई आइसोलेशन परफॉर्म कर रहे हैं या हम डंबल से ही परफॉर्म कर रहे हैं बेंच पे लेट के, कोई भी फ्लाई वगैरह, तो हमें अगर बेंच पे लेट के कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो हम उसको भी 8 से 15 की रैप रेंज में ट्रेन कर पाएंगे। बट अगर हम केबल क्रॉसओवर लगा रहे हैं तो उसकी रैप रेंज में आपको कहूंगा कि आप 12 से 15 के बीच में रखिए, क्योंकि उसमें जो स्टेबिलिटी होती है उसका ज्यादा इशू रहता है। और पैक डेक पे ऐसा होता है, या फिर हम बेंच पे जब फ्लाई कर रहे होते हैं तो हमें एक बेंच के थ्रू स्टेबिलिटी मिल जाती है, तो हम उसको लोअर रैप रेंज में भी थोड़ा सा ट्रेन कर सकते हैं। बट मैं अपनी ट्रेनिंग में उसको भी 10 से ऊपर की रैप रेंज पे रखता हूँ, और मैं 10 से 12-13 तक उसको परफॉर्म करता हूँ, और केबल क्रॉस ओवर्स को थोड़ा और 15-16 रैप रेंज तक भी
परफॉर्म करता हूँ। तो अब बात करते हैं हमें बैक के बारे में। तो अगर आप बैक में ऐसी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें आपकी लोअर बैक डायरेक्टली एंगेज हो रही है, यानी कि अगर आप बारबल रो कर रहे हैं या फिर टी बार रो कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा रैप रेंज लोअर रखनी है, क्योंकि अगर आप ज्यादा हायर रैप रेंज पे जाएंगे तो आपकी लोअर बैक भी ज्यादा जल्दी फटीग होने लगेगी, आपकी जो फॉर्म है वो जल्दी ब्रेक डाउन हो सकती है। तो मैं इन मूवमेंट में आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 6 से 8 रैप तक भी जा सकते हैं, बट अपनी फॉर्म को ठीक रखिएगा, ईगो लिफ्टिंग ना करें। कि अगर आप किसी और मशीन पे एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उस रैप रेंज को 8 से 15 के बीच में रखिए। मैं जनरली अपनी जो रैप रेंज है वो 10 से 15 के बीच में रखता हूँ, क्योंकि जो पंप वाली फीलिंग होती है वो मुझे अच्छी लगती है। उससे कम रैप पे मुझे इजीली पंप फील नहीं होता है। अब अगर मैं पुल डाउन लगा रहा हूँ तो मैं उसको 10 रैप तक भी लगा सकता हूँ, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा महसूस होती है। और अगर मैं सिंगल हैंड कोई मूवमेंट जैसे पुल डाउन लगा रहा हूँ, तो जिसमें मेरे पैर वगैरह कहीं पे भी सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो मैं उसमें थोड़ा हायर रैप रेंज रखता हूँ, जो कि मैंने अपनी बैक वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अगर आप कोई भी पुलअप्स वाली मूवमेंट लगा रहे हैं तो आप उसमें लोअर रैप रेंज पे भी जा सकते हैं। आप चाहें तो 5 रैप 6 रैप, क्योंकि उस स्ट्रेंथ वगैरह बिल्ड करने में बहुत हेल्प करती है और मसल बिल्ड करने में भी। और उसमें फॉर्म की भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप उसमें कुछ ज्यादा गड़बड़ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें ईगो लिफ्टिंग करना आसान नहीं है, क्योंकि या तो आपसे वो होगा या फिर वो नहीं होगा। तो आप उसमें चाहें तो लोअर रैप रेंज भी लगा सकते हैं। तो मतलब आपकी बैक की जिस ट्रेनिंग में जिसमें लोअर बैक ज्यादा इन्वॉल्व है, तो रैप रेंज थोड़ी सी लोअर रखिए। मशीन वगैरह पे परफॉर्म करें जो थोड़ा स्टेबल है तो 8 से 12 की रैप रेंज, और अगर कोई थोड़ा सा अनस्टेबल है तो 12 से 15 की रैप रेंज, ताकि आप उसमें थोड़ा लोड हल्का रख सकें अपने बैलेंस को बचा के रखने के लिए या अपने मूवमेंट को सही रखने के लिए। बात करते हैं शोल्डर्स के बारे में। तो उसमें जो पहली मूवमेंट की बात करूंगा वो शोल्डर प्रेस। तो आप इसको 6 से 10 रैप रेंज के बीच में ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर जनरली किसी भी बेंच पे बैठ के अगर हम डंबल से परफॉर्म करें मशीन पे, तो उसमें इसमें स्टेबिलिटी ठीक ठाक हो जाती है, मशीन पे थोड़ी ज्यादा होती है, और फ्री वेट पे डंबल्स पे थोड़ा कम होती है। स्मिथ पे लगा रहे हैं तो पूरी स्टेबिलिटी है। तो उस पे आप 6 से 10 रैप रेंज परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली मूवमेंट की, लेटरल रेजेस की। ये इकलौती ऐसी मूवमेंट है या रियर डेल्ट की जिसमें मुझे लगता है कि हायर रैप रेंज में ट्रेन करना ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें जो प्रोग्रेशन होता है उसका बड़ा इश्यू रहता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए जैसे 10 किलो से हम अपना सेट परफॉर्म करते हैं और हमें 10-10 रैप इजीली मिल जाते हैं अपने तीनों सेट, अगर हम 3 सेट लगा रहे हैं तो। बट जब हम वेट इंक्रीज करेंगे तो हमें जनरली 12.5 का डंबल मिलेगा, जो कि सारी जगह अवेलेबल वही होता है, और मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपके पास भी वही ऑप्शन होगा। तो जो प्रोग्रेस करने की जगह है वहां पे हमें 25% वेट बढ़ाना पड़ेगा। तो 25% के लिए हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी कि जब हम 10 रैप के बाद अगर वेट बढ़ाना चाहें तो हमारी रैप रेंज बहुत ज्यादा नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इसीलिए जब मैं अपनी लेटरल पे जैसे प्रोग्रेस करता हूँ तो मैं उसको 15 से 18 रैप रेंज तक ले जाता हूँ, जितने में सेट परफॉर्म कर रहा होता हूँ। अगर 2 लगा रहा हूँ तो 2, या 3 लगा रहा हूँ तो तीनों सेट में 15 से ऊपर का मेरा टारगेट रहे। और उसके बाद तब मैं वेट इंक्रीज करूँ। जब मैं वेट बढ़ाऊं तो मैं 10 से ऊपर एटलीस्ट मेरी रैप रेंज हो। उस पर हमारी फॉर्म ब्रेकडाउन होना बहुत ईजी रहता है, क्योंकि हम बहुत इजीली स्विंग करने लगते हैं, और लोग को मैंने बहुत ईगो लिफ्टिंग करते देखा है, मैं रोज ही देखता हूँ। तो इस चीज को हमें ध्यान रखते हुए उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी लेटरल रेजेस पे प्रोग्रेस करना है। तो अब बात करते हैं रियर डेल्ट के बारे में। तो मैं उसको भी सेम तरीके से परफॉर्म करता हूँ कि एक तो बहुत छोटा मसल है तो ज्यादा फोर्स क्रिएट नहीं करता, और जो अगर हम उसको ज्यादा हैवी लोड कर देंगे तो वो हमारी बैक टेक ओवर कर लेगी, और जो सारा लोड है सारी मूवमेंट है वो हमारी बैक से होने लगेगी। और यही मोस्टली होता भी है, क्योंकि जो माइंड मसल कनेक्शन है वो रियर डेल्ट्स के साथ इतना बेटर नहीं होता, क्योंकि बहुत ही छोटा मसल है, इजीली फील नहीं होता, ना ही हमें दिखता है। तो लोग मोस्टली जो गलती करते हैं वो बैक की तरफ लोड चला जाता है और रियर डेल्ट को फील नहीं कर पाते। तो आपको सेम प्रोग्रेशन मॉडल उस पर भी इस्तेमाल करना है कि आप 15 से 18 रैप रेंज में ट्रेन करिए, और जब आपको उन सभी सेट में सेम रैप रेंज 15 से 18 के बीच मिलने लगे तो आप वेट को इंक्रीज कर लीजिए, ताकि आप 10 से ऊपर रैप रेंज परफॉर्म कर पाए बाद में जब हम वेट इंक्रीज करें। अपने आर्म्स के बारे में, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, तो इन दोनों मूवमेंट में मैं 10 से 15 की रैप रेंज के बीच में ही ट्रेन करता हूँ, और जनरली 12 से 15 के बीच में ही रखता हूँ मूवमेंट। कुछ एक दो मूवमेंट्स को ही मैं 10 के 12 के बीच में ट्रेन करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जब हम बैक या चेस्ट ट्रेन करते हैं तो हमारा जो ट्राइसेप्स और बाइसेप्स है बहुत हेवीली मूवमेंट में इन्वॉल्व रहता है, और मैं उनको डायरेक्टली बहुत ज्यादा बीट नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे को अपनी जो एल्बोज में भी अभी भी ट्राइसेप्स में 2-3 महीने से मैं ट्रेन नहीं कर पा रहा हूँ, इशू है।
और सेम मेरे साथ एक दो बारी बाइसेप्स में भी हुआ है, हैवी बैक में लिफ्टिंग करते हुए, कि मैं जब बाइसेप्स ट्रेन करने लगा हूँ तो उसको भी अगर ज्यादा इंटेंसिटी से बहुत ज्यादा सेट परफॉर्म करता हूँ तो वो भी दिक्कत करने लगता है। तो मैं इन दोनों ही मूवमेंट में 10 से ऊपर की रैप रेंज टारगेट करके रखता हूँ। और मैं आपको भी यही सलाह दूंगा, क्योंकि अगर आप लिफ्टिंग कर रहे हैं और एक अच्छी फिजिक बना के रखना चाहते हैं, लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको हर एक चीज छोटी बड़ी, जैसे आपके कनेक्टिव टिश्यू वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप उसको निगलेक्ट करके नहीं चल सकते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी ये दिक्कतें कभी नहीं होंगी, पर हाँ, धीरे धीरे करते हुए मुझे भी समझ आ रहा है कि ये दिक्कतें किसी को भी हो सकती हैं। तो ट्रेनिंग उसी अकॉर्डिंगली प्लान करनी चाहिए। ये मेरा वीडियो बनाने का जो मेन रीजन है, कि जो जो गलतियां मेरे से हुई, तो वो गलतियां अपना करते हुए जो चीज मैंने अभी तक अचीव कर पाई है, आप उसको जल्दी अचीव कर लें। तो अब बात करते हैं अपनी लेग्स की ट्रेनिंग के बारे में। डेडलिफ्ट को मैंने बैक में कवर नहीं करा, क्योंकि मैं उसको लेग्स के दिन परफॉर्म करता हूँ और मैं आरडीएल्स करता हूँ। तो अगर आप रोमेनियन डेडलिफ्ट कर रहे हो, या स्टिफ लेग, या कन्वेंशनल कोई भी डेडलिफ्ट कर रहे हो, या आप स्क्वाट के मूवमेंट कर रहे हो, तो उसमें जो डायरेक्टली स्पाइन की इन्वॉल्वमेंट होती है, और आपका जो बहुत सारा मस्कुलेचर इकट्ठे होने की वजह से जो फोर्स प्रोडक्शन होता है, तो जो नर्वस सिस्टम का फटीग होता है, वो इन्हीं मूवमेंट में सबसे ज्यादा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा हायर रैप रेंज पे इनको ट्रेन नहीं करना है। और मैं इनको जनरली 6 से 10 की रैप रेंज में रखता हूँ। अपनी डेडलिफ्ट्स को मैं मोस्टली 8 के आसपास रखता हूँ। कभी कभी हो सकता है मैं 8 से 10 के बीच में ट्रेन कर रहा हूँ, बट जनरली मैं 8 के बाद वेट थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। और स्क्वाट को तो मैं 6 से 8 की रैप रेंज के बीच में रखता हूँ। अब अगर मैं स्मिथ पे कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा हाई रैप रेंज पे जा सकता हूँ। अगर मैं स्मिथ पे नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल फ्री बारबल पे कर रहा हूँ, तो मैं 6 से 8 के बीच में रखूंगा, क्योंकि जो लोअर बैक पे भी जो लोड होता है, वो धीरे धीरे करके उसका जो पोस्चर है वो बिगाड़ने लगता है। तो अब हमारी दो मूवमेंट की बात हो गई कंपाउंड की। अब अगर सेम आप पैटर्न किसी और पे भी ट्रेन करते हैं, जैसे हैक स्क्वाट करते हैं या लेग प्रेस करते हैं, तो आप उसको थोड़ा हायर रैप रेंज पे कर सकते हैं। जैसे कि लेग प्रेस तो आप और हाई रैप रेंज पे कर सकते हैं, 15-20 तक भी कर सकते हैं। बट मैं ये सलाह दूंगा कि लेग्स एक बड़ा मसल ग्रुप है, तो आप उसको लोअर साइड ही रखिए, क्योंकि जैसे कि हमें डेटा से पता है कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ज्यादा फटीग होता है। अब उस ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करने वाली मसल को आप ट्रेन करेंगे ज्यादा हायर रैप रेंज पे, तो उस पर भी होगा। तो मैं उसको भी 10 से 12 या 13 की रैप रेंज तक ही ट्रेन करता हूँ। बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं जाता, और बहुत ज्यादा हायर रैप रेंज पे भी नहीं जाता, मतलब बहुत लाइट लोड पे भी ट्रेन नहीं करता। सेम अगर आप हैग स्क्वाट या कोई और मूवमेंट भी ट्रेन कर रहे हैं, तो सेम उसको उसी रेंज में रखिए। अब डेडलिफ्ट का आपको पता लग गया, क्वाड्स की और अलग मूवमेंट का, और स्क्वाट की भी बात होगी। अब अगर हम आइसोलेशन की बात करें, लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल्स की, तो इनको मैं 12 से 15 की रैप रेंज में, या कभी कभी हाई पे भी रैप रेंज पे ट्रेन करता हूँ, क्योंकि जो इनमें मेरे को पंप या जो माइंड मसल कनेक्शन है, वो लोअर रैप रेंज पे इतने अच्छे से फील नहीं होता। और लोड हैवी हो जाने की वजह से मैं उसको ठीक से, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कंट्रोल भी करके नहीं लगा पा रहा हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा हाई रैप रेंज की तरफ ही ट्रेन करता हूँ। और मेरी सलाह आपको भी ये रहेगी कि आप भी लगभग इसी रैप रेंज पे इसको ट्रेन करिए। तो हालांकि बड़ा मसल है तो ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करता है औरों के कंपेरेटिवली, बट ये हमें एक अच्छी फिजिक बिल्ड करनी है, तो हम स्ट्रेसेस को भी कैसे मैनेज कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, वो भी मैटर करता है। बट आप इसको 12 से 15 की रैप रेंज में ट्रेन करिए। और अब बात करते हैं लंजेस जैसे मूवमेंट के बारे में, या बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट। इसमें हमारा साथ में बैलेंस भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ना तो हम इसे मशीन पे कर रहे हैं, और उल्टा यूनिलेटरली भी कर रहे हैं, और हम धीरे धीरे बॉडी हमारी थक भी रही होती है। तो इसको मैं 8 से 10 के रैप रेंज पे ट्रेन करता हूँ। तो मेरी इसमें भी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप 8 से 10 की रैप रेंज के बीच में ही ट्रेन करें। अब हमारे बचते हैं फोर आर्म्स, ट्रैप्स और हमारे काफ्स। इन मसल ग्रुप को मैं जनरली अभी फोर आर्म में ट्रेन नहीं करता हूँ, और मैं ट्रैप्स और अपने काफ्स को 10 से 20 की रैप रेंज में ट्रेन करता हूँ। तो आप जो चाहें, आपको जिस पे कंफर्टेबल फील हो, आप इसको 10 से 20 की रैप रेंज पे ट्रेन कर सकते हैं अच्छी फॉर्म के साथ। मैं ब्रीफली आपको जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, और अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च के बारे में, तो हमें पता लगा है कि 5 से 30 की रैप रेंज के बीच में लगभग सेम लेवल की हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है। बट अगर हमारे पास डेटा से ये भी पता है कि अगर हम बहुत ज्यादा हायर रैप रेंज की तरफ ट्रेन करते हैं, तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी फटीग होता है। उसी के अकॉर्डिंगली मैंने आपको हर एक मसल ग्रुप और मूवमेंट के एग्जांपल से ये भी समझा दिया कि आपको किस किस मूवमेंट पे कितने कितने रेपिटेशन परफॉर्म करने चाहिए। अब मैं बात करूँ अपनी खुद की ट्रेनिंग, तो मैं लगभग अपनी सारी ट्रेनिंग 8 से 15 रेप रेंज के बीच में करता हूँ, जिसमें कि मेरी 98% ट्रेनिंग होगी। कुछ एक दो मूवमेंट ऊपर नीचे हो सकती है। तो सेम आप भी उसी तरीके से अपनी ट्रेनिंग को प्लान कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और
आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। या तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।